अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। लगता है इस हुकूमत को गैर यकीनी की सूरत हाल में खुद भी रहने की आदत हो गई है और अवाम को रखने की भी आदत हो गई है। उसकी वजह यह है कि पिछले पूरा जो इनका एक टेन्योर था उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल थी, एक अजीब इनस्टेबिलिटी थी, कभी सियासी सूरत हाल को लेकर, कभी माशी सूरत हाल को लेकर, अलग अलग करके मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है। तो ये ऐलाना तो हो रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करके ख़त्म हो जाएगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी, अगले महीने हो जाएगा, लेकिन तारीख देने का नाम कोई भी नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म साहब भी ये ऐलानात करते हुए तो पाए जाते हैं कि जी अगले महीने हमारी जो आइनी मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, ये सेटअप हम निगरान हुकूमत को दे देंगे। लेकिन वो तारीख कब आएगी? जो अगर हम वैसे बात करें तो आइनी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है, उसके बाद रात 12 बजे ऑटोमेटिकली असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कयास आराइयाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं कि हुकूमत आज शहबाज शरीफ साहब ने एक इंदिया भी दिया है, इशारा भी दिया है कबल अज़ वक्त असेंबलीज करने का, और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी की है कि इलेक्शन भी वो जल्द अज जल्द चाहते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मंतक है? शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर यही बात की थी, क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि कोई भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी, और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो वो ये बात तो कर रहे हैं, और अगर उन्होंने बाकायदा तौर पे दिख ये भी रहा है कि कम से कम PMLN ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी कर दिया है, और उसी सिलसिले में एक और बयान दिया शहबाज शरीफ साहब ने, वो क्या है, जरा वो भी सुनते हैं। ये आपका फैसला है इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है, लेकिन फैसला आपने हकायक को देखकर फैसला करना है, तो वो फैसला बहुत पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ को मुझे वोट दें, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हकायक पर मबनी तस्वीर नामा आपने देखा है, टेस्टिमोनियल्स आपने देखे हैं, इसको भी ठंडे दिल से देख लें। जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे, जिसको भी आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। जब मैं ये बात कर रही थी कि गैर यकीनी की सूरत हाल, तो वो उसमें और इबाम की सूरत हाल, उसमें आप सरप्राइजेस भी ऐड कर ले। आपको याद होगा कि जब पंजाब असेंबली तहलील हुई और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हुई, उसके बाद जब इलेक्शन कराने का मामला आया तो आपके पास फंड्स भी नहीं थे, आपके पास सिक्योरिटी पर्सनल्स भी नहीं थे, लेकिन उसके अलावा एक और जवाब पेश किया जाता था, खासतौर पर एहसन इकबाल साहब की जानिब से। वो ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की उनकी कमेटी थी उसमें ये बात डाल के गई थी, और ये बात तय हो चुकी थी कि जब भी नए इलेक्शंस होंगे वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ऐलान किया जाता है वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, कि हम जो नए सेंसस के रिजल्ट्स हैं वो हम नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, और ये जो इलेक्शंस हैं ये पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। बहरहाल ये क्या सिलसिला है और मामलात इस तरह से चलेंगे तो किस तरह से चलेंगे, इन तमाम चीज़ों पे, कुछ और चीज़ों पे हम बात करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने। रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कोई 3 क्वेश्चंस जो आज के प्रोग्राम में जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है, मैं अपने नाज़रीन को, अपने पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़ब्ल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने का इशारा, लेकिन इंतखाबात जल्द अज जल्द होने की ख्वाहिश का भी इजहार। तो फिर असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हुए बगैर जल्द तहलील करने के पीछे आखिर मंतक क्या है? वज़ीर दाखिला का वाज़ेह ऐलान, इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे, नई मर्दमशुमारी नोटिफाई ना करने की वजह क्या है? और सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में होगी नहीं होगी? कयास आराइयाँ अरूज पर, किसी एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर रखने पर इंतखाबात की हैसियत क्या होगी? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपसे शुरू करती हूँ इस बात का आगाज़। ये जो इबहाम है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? आज शहबाज शरीफ साहब ने ये इंतिया दिया है कि जी क़ब्ल अज़ वक्त, और ये बातें भी हो रही हैं, इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, वफाक में बातें हो रही हैं, कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, चमगोइयाँ भी हो रही हैं, मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस भी हैं कि जी क़ब्ल अज़ वक्त जो असेंबलीज़ हैं वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उनको तहलील कर देंगे, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देगा। लेकिन इसमें ये इबहाम रखने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? मेरा तो ख्याल है कि इबहाम इसमें नहीं है, तो बिल्कुल साफ कहा है कि मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने का मतलब ये होगा कि उन्हें 3 महीने कंपेन के मिल जाएं
और इनके दौर की अगर कुछ तलखियाँ बाकी रहती हैं, ज़ाहिर फ़वाइद तो होंगे कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ तलखियाँ बाकी रहती हैं तो 3 महीने के अंदर वो तलखियाँ तहलील हो जाएंगी और लोग जो हैं फिर वोट की तरफ आएंगे। तो ये 3 महीने हासिल करने का है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए इनके पास 3 महीने की मुद्दत होनी चाहिए। तो ये अभाम नहीं है, ये इन्होंने अगर ये कहना होता कि मुद्दत पूरी करने के बाद फलां तारीख को हम चले जाएंगे तो हम मतलब समझ लेते कि ठीक है जी, ये जो है 12 अगस्त को जा रहे हैं, ये 11 अगस्त भी हो सकती है, 10 अगस्त भी हो सकती है, 9 अगस्त भी हो सकती है और उससे सर, ये पहले तो भी हो मैं सकता कह रही है। हूँ कि वो 8 भी हो सकती है, वो 9 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, वो 11 भी हो सकती है, तो इबाम है। दूसरी बात ये, माजरत के साथ आप कह रहे हैं कि तलखियाँ खत्म हो जाएंगी। सर, ये जो क्या डॉलर के रेट कम हो गए और अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, प्लस ये कि पेट्रोल के रेट कम हो गए, लेकिन क्या महंगाई कम हुई? क्या आटे की कीमत आपको पता है कि आज अभी 3200 रुपये 20 kg आटा मिल रहा है? तो ये जो महंगाई है ये क्या कम हुई है? जो 1.5 साल में जो कुछ हुआ वो भूल जाएंगे 3 महीने में अवाम, और 60 दिन में नहीं भूलेंगे। नहीं, हमें ये मानना चाहिए कि इन्हें एक ऐसी हुकूमत से उनको रिप्लेस करना पड़ा है जो टोटल नालायक थी, नाअहल थी, बेकार थी और उसने पाकिस्तान को संगीन बहरान से और संगीन माली मुआशी बहरान से दो चार किया है। नाअहलों का टोला तो मुल्क पर मुसलत हो गया, उसने तबाही की है। पूरे पाकिस्तान की तारीख का 75 साल के पूरे मजमूई कर्जे से कोई 70-80% कर्जा लेकर भी पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगाई और सिर्फ अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाती रही। उस हुकूमत को इन्होंने रिप्लेस किया है और उस हुकूमत को रिप्लेस करने के बाद इन्होंने जो कुछ किया है यही हो सकता था इन हालात में। अब तो वो 3 महीने से लेना चाहते हैं लोगों को। नज़ीर लगारी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, यकीनन दुरुस्त होगी। आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना ही सब कुछ बुराई थी और इतनी ही उनको पता था कि ये नालायक तरीन, बदतरीन और कुछ ना करप्ट तरीन हुकूमत थी, जो सारी चीज़ें, तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन टाइम पर करा देते, अपनी अपनी हुकूमतें करते, नून लीग आ जाती, पीपल्स पार्टी आ जाती, रावी चैन ही चैन लिख रहा होता, अगली वफाकी हुकूमत भी इन्हीं के हाथों में आ जाती। इसकी यकीनन इनको एक श्योरिटी भी मिल जाती। नहीं, मैं ये समझता हूँ इसमें ज्यादती हुई है। काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था और ये हम उस वक्त भी कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आकर एक पूरी की पूरी सो मोटो लेने के बाद जो फैसला दिया 1 मार्च को, उस फैसले में कहा गया कि 90 दिन के ही अंदर इलेक्शन कराए जाने चाहिए। हाँ, मगर ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है। तो हाँ, मगर ये हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर ने उनको डेट दी 106 दिन की और 106 दिन की उस पर पीटीआई ने भी हाँ कह दी और सबने हाँ कह दी, लेकिन वो 106 दिन आइन से मावरा थे। फिर उनको भी मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। ओके फाइन। जर्नल साहब, जरा एक और बात बताएगा, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा कि 90 दिन में अवाम जो है वो तलखियां भूल जाएंगे और उनको कैंपेन का भरपूर मौका मिल जाएगा। अगर इसके बजाय कोई और वजह भी है आपकी नजर में तो वो भी शेयर कर लीजिएगा। लेकिन उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शुरू से ये होता रहा कि पंजाब इलेक्शन नहीं होंगे, केपी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब कहा कि जी उसको भी हम नोटिफाई नहीं करेंगे। अब इसके पीछे क्या मंतक है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हम मेरा ख्याल पिछले गड़े मुर्दनी उखाड़ते, जैसे लगारी साहब एक पार्टी की हमायत में खड़े हो गए हैं, तो उनका जो तो ये लॉजिक है कि पिछली पार्टी जो है ना मुल्क को एक घाटी के दहाने तक ले आई थी, इसलिए हमने उसको धक्का दे के घाटी में फेंक दिया, इसको आप छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ कि ये पीडीएम कोई अकेली जमात नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, याद रखिए, और पीपल्स पार्टी एक मेजर स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी एक दिन भी इक़्तिदार से दूर रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सिंध उन्हीं का है, सिंध में उनके मुकाबले में कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने वो बाकी बल्दियाती इंतखाब जीते हैं और उन्होंने कहा भी है कि जैसे हमने कश्मीर में जीते हैं, बल्दियाती इंतखाब जीते हैं, ऐसे हम बाकी इंतखाब भी जीतेंगे। तो वो है वो फैक्टर जो, जब वो कहते हैं कि हम जल्द अज जल्द कराना चाहते हैं, और जो लगारी साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि जो उनको टाइम चाहिए, ये वो फैक्टर है जो नून को चाहिए। अभी एक और फ्रीक है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, वो बोले नहीं है कि कब होगा कब। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जब हुकूमत चली जाएगी
एक तो उन्होंने इंडिया दे दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना, मतलब वो 90 दिन लेना चाहते हैं, 60 दिन नहीं लेना चाहते, जिसका मतलब वो 10 या 11 को ये तहलील कर देंगे। उसके बाद जो इंटरम सेटअप आएगा, आपने देख लिया कि इंटरम सेटअप पंजाब का, इंटरम सेटअप KPK का, उन्होंने रोंद डाला है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो दीवार तोड़ दी है जो 60 दिन की है या 90 दिन की है। तो कोई, मैं कैसे मान जाऊं कि जो अगली इंटरम हुकूमत है उनके आगे वो दीवार खड़ी होगी या दोबारा चुनाई उसकी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरम हुकूमत कौन लाता है और वो कैसे लोग आते हैं और वो क्या करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ज्यादातर लोगों सर को कौन लाता है इससे क्या माजरत सर, जरा सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा, कौन लाता है इससे मुराद आपकी क्या है? क्योंकि वो तो ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस ने लाना होता है। ये कहे, आप में से कोई भी एक हाथ खड़ा कर दे जो कहे कि मुझे नहीं पता, कि तो फिर मैं ये एलेबोरेट कर देता हूँ, या आपके नाजरीन में से कोई मुझे बता दे कि उनको बात की समझ नहीं आई, तो फिर मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ, वरना जरूरत नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको पता है कि एक पक्ष मौजूद है और वो है ये जो हल्का बंदियां हैं और जो सेंसस है, इसका इस्तेमाल होगा इस कार्ड का। और इस कार्ड का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि जो ये हुकूमत जाते जाते नोटिफिकेशन कर जाए, और नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियों के लिए टाइम चाहिए, तो ये इंतखाबात फरवरी तक तो आराम से जा सकते हैं। मार्च के बियॉन्ड शायद इसलिए नहीं जाएंगे कि मार्च में सेनेट की इलेक्शन है, तो ये चाहेंगे कि इनके पहले से लोग आ जाएं ताकि सेनेट में ये अपनी पोजीशन और मजबूत कर लें। या फिर जो इंटरम हुकूमत है जो कि जो काम नहीं कर सकती, जो उनके ज़िम्मे नहीं है, जैसे भी पंजाब की हुकूमत के ज़िम्मे सवाए इलेक्शन करवाने के कोई काम नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा हर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं कैसे मान जाऊं कि जो सेंटर में इंटरम हुकूमत आएगी वो सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करेगी और कोई और काम नहीं करेगी, मुझे ये कोई इसकी लॉजिक दे दे। तो ऐन मुमकिन है कि वो नोटिफिकेशन कर दें और उसके बाद 3-4 महीने आगे चली जाए। तो ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। अभी चीजें जब इंटरम हुकूमत आएगी तब ज्यादा क्लियर होंगे। जी ठीक है। रज़ा रूमी साहब, जरा इस पे आप भी इशारा ख्याल कीजिएगा कि ये जो जनरल साहब ने बातें की हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ज़रा बताएं कि अगर वाकई नए सेंसस के तहत इलेक्शंस होने थे और ये इलेक्टरल रिफॉर्म्स जो कमेटी थी उसमें ये तय भी हो गया था, और ये अभी नहीं PTI की गवर्नमेंट में उस दौरान तय हुआ था, तो इसी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ना कराने का एक जवाब ये भी दिया जाता था। अब अगर ये इतना बड़ा मामला है कि इस मामले को लेकर इलेक्शन तक पोस्टपोन हो सकते हैं, यानी अगर निगरान हुकूमत आती है वो इस पर कहती है कि जी पहले ये होगा फिर ये होगा, तो ये लूप होल क्यों छोड़ा जा रहा है जानबूझकर? जी देखिए, बात यह है कि ये लूप होल जो पहले से ही मौजूद है और ये सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इसको कंप्लीट करवाते हैं तो फिर तो ये अभी इलेक्शंस करवाना मुश्किल होंगे, जहाँ तक मेरी मालूमात है इसके बारे में, क्योंकि ये पहले सेंसस होता है, ये शेयर होता है, फिर ये नोटिफाई होता है, फिर ये वोटर लिस्ट को इन्फॉर्म करता है। तो ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये तो 6 महीने से 1 साल लग सकता है। और यही पहले कहा जा रहा था सूबाई हुकूमतों को जब डिसॉल्व किया PTI ने, तो उसके बाद ये आप बिल्कुल सही कह रही है, एक जवाब पेश किया जा रहा था। तो अभी मसला ये है कि नवंबर से आगे जाना बहुत मुश्किल होगा इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि वो एक हतमी, देखिए ना, या ये 60 दिन हो या 90 दिन हो, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। उससे अगर आप आगे जाएंगे तो कोई आपको जवाब, फिर आपको ये सेंसस पूरा का पूरा इसका प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, और ये हमें नहीं मालूम कि ये कितना वक्त लगेगा इसमें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन को मजीद पोस्टपोन किया जाए सेंसस को कंप्लीट करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए, या ये कि बर वक्त वो किया जाए। आई थिंक कि सियासी पार्टियां इस वक्त जो हैं सारी की सारी वो चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो, उनमें मजीद ताख़ीर ना हो। पहले जो ताख़ीर हुई सूबाई हुकूमतों के तोड़े जाने के बाद, उसके सियासी मुहर्रिकात थे, और वो एक जो जिसे कहना चाहिए एक अनयूजुअल सिचुएशन थी, क्योंकि आइन में इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। तो बहरहाल ये अब देखना बाकी है कि आगे क्या होगा। जी सर, वैसे तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं जरा ब्रेक ले लेती हूँ,
मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो कुछ इस हवाले से पोजीशन क्या है और क्या निगरां हुकूमत इसका नोटिफाई करने के उसमें हो सकती है। क्या ये जो मामला है कि जी मर्दमशुमारी का भी पुरानी के तहत सेंसस के होगा नहीं होगा, नोटिफाई नहीं करेंगे, तो अगर क्या ये सबब बन सकती है इलेक्शंस को आगे ले जाने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कोशिश करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से हम जरा बात करें, पिलडेट के प्रेसिडेंट हैं, और उनसे कुछ आईनी नुकात समझने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब मुझे फरमाएगा एक चीज़ ज़रा, अगर 60 असेंबलीज जो हैं 2 दिन पहले तहलील कर दी जाती हैं और समरी प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या प्रेसिडेंट के पास इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का भी ऑप्शन मौजूद है, या हर जो ऑर्डिनेंस आया है उसके तहत सिर्फ और सिर्फ ये मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है? जी, अब जो नया कानून में तरमीम हुई है उसके बाद तो ये हर सूरत में ये इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ही मुकर्रर करेगा, और वो तारीख भी मुकर्रर करेगा और उसका डिटेल्ड प्रोग्राम भी जारी करेगा, सिवाय उन 1-2 मामलात के जिनमें सूबाई असम्बली की तहलील के मामले में गवर्नर को ये इख्तियार है, जो कि आइन में लिखा हुआ है। चूँकि कानून आइन को ओवर रूल नहीं कर सकता, इसलिए उस सूरत पे तो ये इख्तियार गवर्नर के पास ही होगा अगर सूबाई असम्बली को तहलील कर दिया जाए कबल अज़ वक्त। लेकिन अगर वो वक्त के ऊपर तहलील होगी तो फिर उसके ऊपर टाइम का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही है। अच्छा, तो अगर कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील कर देते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो वजीर आजम जो हैं वो तो सिर्फ मिजाज होंगे कौमी असम्बली तहलील करने के कबल अज़ वक्त। ये असरअंदाज सूबाई असम्बलीज पर नहीं होंगे। सूबाई असम्बली में उनकी अपनी हुकूमतें जो हैं वो मिजाज होंगी या उनकी स्वाबदीद पे होगा कि वो करती हैं या नहीं करती हैं। बिल्कुल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं हर सूबे के, वो अपना फैसला करेंगे। अमूमन इस मामले में कोऑर्डिनेशन होती है मरकज की और सूबों की जब वो ये फैसला करते हैं, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पे हर चीफ मिनिस्टर अपनी असम्बली को डिसॉल्व करने का खुद इख्तियार रखता है, या फिर वो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब सर एक और बड़ा मामला है अहम, वो है मर्दमशुमारी का, यानी सेंसस का। पिछले अदवार में हम सुनते रहे कि चूंकि नए इलेक्शन जो हैं, और ये मामला इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी में तय हो चुका था पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो नए इलेक्शन जब भी होंगे वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। लेकिन अब मामला ये है कि जी हम उसको नोटिफाई नहीं कर रहे, पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब ये किस हद तक जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई ये टूल के तौर पर कि इलेक्शंस आगे हो जाएं, या निगरां हुकूमत कहे कि जी ये मामला जो है अब नए इलेक्शन के तहत, नए मर्दमशुमारी के तहत होंगे तो इंतखाबात को तूल दे दें, या सुप्रीम कोर्ट तक मामला या अदालतों तक मामला अगर कोई लेकर चला जाए तो असरअंदाज हो सकता है? देखिए, एक तो सूरत हाल ये है कि ये अगर ये मर्दमशुमारी के नताइज हुकूमत नोटिफाई कर भी दे तो भी ये इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि नई हल्का बंदियां करने से पहले हमारे आइन का आर्टिकल 51(3) है, उसके अंदर तरमीम करना जरूरी होगा। आर्टिकल 51(3) जो है उसके अंदर एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों को सूबों के अंदर किस तरह तकसीम किया गया है वो बताया गया है। और जब ये आबादी बदल जाती है सूबों की नई मर्दमशुमारी के बाद, तो फिर उसके अंदर सूबों के अंदर तकसीम भी बदल जाती है। तो अब ये लाजमी बदलेगी नई मर्दमशुमारी के मुताबिक। तो आर्टिकल 51(3) में जब तक तरमीम नहीं होती, इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक फिर हल्का बंदियां नहीं कर सकता, खा ये नोटिफाई भी कर दे हुकूमत या जो हमारा सेंसस ब्यूरो है उसके बारे में। तो इसलिए चूंकि हमारे पास तादाद नहीं है इस वक्त मुयस्सर कौमी असम्बली के अंदर, 2/3 टोटल मेंबरशिप का मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए फिर आइन में तरमीम तो हो नहीं सकती। तो इसलिए वो रास्ता बंद हो गया। ये चूंकि पीटीआई के मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया था अप्रैल 2022 में, ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई। उससे पहले तो ये सूरत हाल ऐसी नहीं थी। अगर वो रिजाइन न करते तो फिर तो शायद ये आर्मी तरमीम भी हो जाती और फिर नई हल्का बंदियां भी हो जाती।
ठीक फिर है, अब चूंकि वो आईनी तरमीम का रास्ता ही बंद है, ठीक तो है, अब कुछ ठीक नहीं है। किया जा यानी सकता। इसको तो जवाब मुताबिक बना के, तो- मुख्तसरन सर, इसको जवाब बना के इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए जा सकते। ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि इसके बारे में जब मामला अदालत में जाएगा, अगर फर्ज करें केयर टेकर गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर दे, हतमी जो आपकी मर्दमशुमारी है उसके नतायज को अगर केयर टेकर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, तो फिर आइन के प्रोविजन के मुताबिक नए इंतखाबात तो नई मर्दमशुमारी के फाइनल नोटिफाइड नतायज के मुताबिक होने चाहिए। तो इस बात को जवाब बना के अगर कोई उस वक्त अदालत में चला जाए तो अदालत उसके ऊपर क्या कहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मामला तूल पकड़ सकता है उस वक्त अगर केयर टेकर गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर दे फाइनल और हतमी नतायज को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब हमसे बात करने का। नज़ीर लगारी साहब, ये मामला तो एक और इबाम, इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे सर आपके? फिर ये अगेन वो एक लूप होल आप छोड़ रहे हैं, अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देती है और जिस तरह से अहमद बिलाल साहब फरमा रहे हैं कि वो फिर मामला अगर अदालत में चला गया तो फिर अदालत इसको लिंगर ऑन कर सकती है, हाउ यू सी दिस सर? मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल जो बता रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, वो एक गुंजलक हालात पैदा करती है। वो ऐसे लगता है कि मसाइल ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जो इंतखाबात के इनेकाद को या इंतखाबात के नतायज को या नतायज के ऐलान को बाद में एक कंट्रोवर्शल मसला बना दें, ये ऐसा हो सकता है। और अगर हम इस तरह से जाते हैं तो एक तो ये कि हमारा जमहूरी अमल वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि ये ख़राबी जो है वो मुसलसल चल रही है। हम आइन के साथ, हम नहीं तमाम आइनी इदारे, यानी उसके साथ मजाक हो रहा है। और अदलिया ने पार्लियामेंट के डोमेन में, पार्लियामेंट ने अदलिया के डोमेन में, एग्जीक्यूटिव ने जो है दोनों के डोमेन में इस तरह से जाकर और चीज़ों को करने से मसाइल ही पैदा हुए हैं। अगर तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हैं और अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करते हैं तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। अगर एक फ़ैसला होता है जो सुप्रीम, अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार देती है या उस इलेक्शन के उस आइनी ज़रूरत को कहती है कि जी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, तो फिर ज़ाहिर एक मसला पैदा होगा। ये मसाइल पैदा हो सकते हैं और ज़्यादा मसाइल पेचीदा भी हो सकते हैं, लेकिन हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर हम दाखिली बहरान के अलावा हमारे अपने वजूद को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। हम इस तरह की चीज़, अच्छा, या तो आप आइन को आप न तो कोई एब्रोगेट कर सकते हैं ना उसको सबवर्ट कर सकते हैं। साबका हुकूमत ने सबवर्ट भी किया, एब्रोगेट भी किया और सस्पेंड भी किया और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका, तो सारा कुछ हुआ है। और इस हुकूमत ने भी किया। ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत को हम तुरा बंधवा दें कि जनाब आपने तो कमाल ही कर दिया है, नहीं हुआ। इन निगरान हुकूमतों भी नहीं किया है। और अब हम इसको तसलसल से जारी रखते हैं कि आइन के साथ हम लगातार खिलवाड़ करते हैं तो फिर ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। एक चीज़ है, ये आपको अगर ये कड़वी गोली निगलनी पड़े तो निगलनी पड़ेगी कि अगर आइन के उस तकाजे के जनाब फ्रेश इलेक्शन जो हैं वो फ्रेश हल्का बंदियों के साथ और फ्रेश इंतखाबी फरिश्तों के साथ होने चाहिए। अगर इस पर आपने कड़वी गोली खानी है तो सबको मिलकर खानी होगी और उसको फिर ठीक करना होगा। उसके बाद आइन के अंदर एक सराहत और वजाहत डालनी पड़ेगी कि आइंदा ऐसी गलती ना हो पाए। और अगर ये सिलसिले में फिर हम रुकावटें डालते हैं तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लगारी साहब, मुझे ये बताएगा कि किसी को भी क्या इलेक्शंस मुलतवी होना या फौरी ना होना, 6 महीने बाद होना, साल बाद होना सूट करता है? नहीं, अगर किसी को करता भी है तो नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूं। नहीं करता है नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई ये समझ ले वो निगरानों को करेगा, निगरानों के साथ कौन कौन होते हैं राब्ते में उनको करेगा कि निगरानों की शायद मुद्दत बढ़ जाए। लेकिन आइन, अगर हम आइन को सबवर्ट कर देते हैं, अगर आइन को हम एब्रोगेट करते हैं, अगर आइन को हम सस्पेंड करते हैं या आइन से सरफ नज़र रखते हैं या आइन को अबैंस में डाल देते हैं तो फिर हम मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे होंगे। हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि इलेक्शन वक्त पर हों और आपको ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी कि इलेक्शन जो है वो नए इंतखाबी फरिश्तों के तहत नहीं हो सकते हैं तो फिर ना हों। लेकिन आगे जाकर इस मसले का हल निकालना होगा कि आपको इलेक्शन के फ़ौरन बाद
नए इंतखाबी फरिश्तों की और नए उनकी तश्कील करने का अमल करना चाहिए, ताकि नए इलेक्शन जो हों जब उसके 5 साल के बाद हों तो वो ठीक दुरुस्त इलेक्शन के फरिश्तों पर हों। जनरल साहब जरा मुझे एक बात बताएं, अब सियासी जमातों को तो कम से कम ये सूट नहीं करता और सियासी जमातों की ख्वाहिश भी ये है कि 60 दिन के अंदर अंदर या 90 दिन के अंदर अंदर, अब तो 90 दिन की बात हो रही है कि इलेक्शंस हो जाए और इलेक्शन जरूर हो जाए, लेकिन कुछ को नहीं भी सूट करता। अब मसला ये है कि अगर यही जो इन्होंने जो पंजाब के साथ किया, इलेक्शन नहीं किए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ, इलेक्शन नहीं हुए, निगरां सेटअप चला आ रहा है, अब अगर आगे भी निगरां सेटअप तूल देने की कोशिश की जाती है या बात की जाती है, अटैम्प्ट की जाती है, तो फिर ये कैसे एतराज उठाएंगे? आप तो एक ट्रेंड सेट करके चले गए, आपने एक बुनियाद तो रख दी एक चीज की। देखिए, अहमद बिलाल साहब ने बात की आइन की और लगारी साहब ने बात की जमहूरी रवायात की, तो पिछले 1.5 साल में ये दोनों भाई मुझे बता दें कि आइन की कितनी तौकीर हुई है और जमहूरी रवायात को कितना उनका पास रखा गया है। तो फिर ये मैं कैसे मान जाऊं कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है और अब इसके बाद जो है आइन को भी बालादस्ती होगी और जमहूरी रवायात को भी बालादस्ती होगी। मेरे अपने ख्याल में ये अलग अलग लोगों को सूट करता है। जितने सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिनको आउट करने की कोशिश की गई है उनका बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उनका स्ट्रक्चर तो टूट गया है, लेकिन उनका वोट बैंक वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये इनको सोचना पड़ेगा कि उस वोट बैंक के साथ ये जाना चाहेंगे इंतखाबात में, और कैसे, जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी जल्द से जल्द चाहेगी, बिकॉज उनको यकीन है और मेरा ख्याल है वो दुरुस्त भी है यकीन उनका कि सिंध में उन्हीं की हुकूमत होगी। और बाकी जो है वो मामलात जो है वो डिपेंड करता है कि जो इस पार्टी को आउट किया जा रहा है वो क्या, उसके क्या हालात होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी सब पावर्स ने अपने कार्ड शो नहीं किए हैं। आप आइन को भूल जाएं, आप जमहूरी रवायात को भूल जाएं, किसी को उसका पास नहीं है, सबको अपना इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो देखेंगे। अगर उनको सूट किया लंबा करना लंबा करेंगे, अगर उनको सूट किया छोटा करना छोटा करेंगे। पहले आइन बहुत पामाल हो चुका और हर चीज़ रवायात तोड़ दी गई हैं। पंजाब की हुकूमत देख लीजिए, KPK की हुकूमत देख लीजिए। सही कह रहे हैं लगारी साहब, अगर हमने यही रवश जारी रखी तो पाकिस्तान को शदीद ख़तरात होंगे। तो पहले पाकिस्तान को जो ख़तरात पैदा हुए हैं, जो कुछ पिछले 1.5 साल में हुआ है, उसका किसने नोटिस लिया है, किसने उसका पास रखा है? पाकिस्तान का सोच कौन रहा है? पाकिस्तान के अवाम को आपका क्या ख्याल है? और ये जो वोट डलने हैं, ये गरीब लोगों ने अपने पेट की भूख के मुताबिक वोट डालने हैं। जब रोटी 8 रुपए से 25 रुपए की हुई है तो फिर अंदाज़ा होना चाहिए कि वोट किस तरफ डलेंगे। तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने दोबारा आपको कह दूं कि ये सब डिपेंडेंट इस बात पर है कि किसकी पसंद की इंटरिम गवर्नमेंट आती है। जब वो आ जाएगी, ये सवालों के सारे जवाब मैं आपको बिल्कुल दो टोक तरीके से दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है। रज़ा रूमी साहब, अभी जो जनरल साहब ने बात की है कि एक पार्टी के हवाले से बात की है, PTI के हवाले से उन्होंने बात की है कि PTI को स्ट्रक्चर टूट गया है, लेकिन उनका कहना ये है या उनका मानना ये है या उनका तज्जिया ये है कि जी आप जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। आप इससे एग्री करते हैं सर? देखिए, पहली तो ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI का काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट इसलिए है कि वो वोट बैंक का किसी पार्टी प्रोग्राम या किसी सियासी नजरिए का नहीं है, वो एक शख्सियत की सपोर्ट में है वो वोट बैंक। अक्सर जो PTI के मानने वाले हैं वो उनके चेयरमैन के बेसिकली फॉलोअर्स हैं, उनमें से जो अक्सरियत है। कुछ इसलिए उनको वोट डालते हैं, उनको बाकी पार्टीज नापसंद हैं, वो समझते हैं वो करप्ट हैं या डायनेस्टिक हैं या जो भी उनको कहा गया है, बतलाया गया है। तो इसलिए खान साहब जो हैं वो ही वोट्स अट्रैक्ट करेंगे और वही महवर हैं अपने वोट बैंक का। मगर अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो ये जो शख्सी वोट बैंक होता है, अब हर हल्के से तो उनको नहीं इलेक्शन लड़ सकते ना। 300 से ज़ायद सीट्स हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ पंजाब में 144 सीट्स हैं MNAs की। हर हल्के पे तो कासिम के अब्बा नहीं खड़े हो सकते, उनको कैंडिडेट्स चाहिए, उनको पार्टी का स्ट्रक्चर चाहिए, उनको इलेक्टेबल्स चाहिए। वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर हो रहे हैं, इसलिए यकीनन आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें उनको नुकसान होगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि वो जो कहते हैं कि जी वो खंबे को वोट दे देंगे
तो वो तो उस सूरत में देंगे ना कि खान साहब मैदान में होंगे, कैंपेनिंग कर रहे होंगे। अगर वो आगे फ्रंट फुट पर आके कैंपेनिंग कर रहे हैं, सियासी मैदान में हैं, तो फिर यकीनन एक सरप्राइज भी आ सकता है इलेक्शन में। लेकिन अभी जो जिस तरफ हालात बढ़ रहे हैं और जो कुछ मई 9 के बाद उनकी पीटीआई की एक मखासमत बन गई है रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के साथ, उसमें मुझे नहीं लगता, मैं तो तारीख की और तज्जिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे कोई मालूमात नहीं है, बाकी लोग तो बड़े दावे करते हैं, लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि उनको जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जाएगी अदालतों की तरफ से। वो गालिबन नाअहल भी हो सकते हैं और सियासी मैदान में वो एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए वो जो शख्सी वोट बैंक है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नहीं होगा और यही इम्पैक्ट इलेक्शंस पर आएगा। जी तो सर, अगर ये इम्पैक्ट इलेक्शन पर आएगा, जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं, जनरल साहब भी फरमा रहे हैं कि जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, अगर कि वो वोट बैंक इंटैक्ट है और कासिम के अब्बा को इजाज़त नहीं दी जाती कि आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, तो वो वोट बैंक किधर जाएगा? क्या वो घर बैठ जाएगा आपकी नज़र में, या वो दूसरी पार्टीज की तरफ फिर रुख करेगा? जी तकरीबन देखिए, ये इस तरह से होता है कि आपको डायनेमिक्स देखने पड़ेंगे। वोट बैंक का एक हिस्सा जो है, मैं जाहिर बात है कि बाकी अगर आप इलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है, उसका तजुर्बा जो होता है हमारे पाकिस्तान में, पड़ोस हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि एक हिस्सा वोटर्स का जो होता है वो पार्टी के साथ बड़ा लॉयल होता है, पार्टीज और लीडर के साथ, तो वो तो उन्हीं को फॉलो करता है। एक हिस्सा वो होता है जो ज़ात, बरादरी, घराना, और वहाँ पर वो उस तरह से वोटिंग करता है कि कोई, आपको पता है हमारे यहाँ ज़ात बरादरी का सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम है सिंध और बलूचिस्तान में, पंजाब में सारी ये राजपूत और अराई और कश्मीरी और फलाना धमाका, तो वो उनके साथ जाते हैं। और तीसरा एक वो हिस्सा होता है वोट बैंक का, जिनको अपना काम होता है, उनको नौकरी चाहिए होती है, उन्होंने अपनी गली में सोलिंग करवानी है, उनकी नाली का गटर जो है वो ठीक करवाना है, उनको अपने एमएनए आने वाले एमपीए से काम है, और वो उसको उस फायदे में एक ब्लॉक में जाके वोट देते हैं ताकि एमपी और एमएनए उनकी मावनत कर सके। ठीक है ना? तो इसलिए गली मोहल्ले के लेवल पे काम, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सर मुझे एक ब्रेक लेने, जी सर ले लीजिए ब्रेक। थैंक यू सर, मुझे एक ब्रेक लेती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, एग्जाम्पल कराची के हमारे सामने है, अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी, एमक्यूएम पर पाबंदी लगी, एमक्यूएम पाकिस्तान सामने आई, और उसके बाद से वो जो टर्न आउट, जो एक हार्डकोर वोटर हुआ करता था एमक्यूएम का या उनके कायद का, वो घर बैठ गया। ये कोई माने या कोई ना माने, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उनमें जो टर्न आउट रहा वो 8% भी रहा, 10% भी रहा, 12% भी रहा। तो क्या ये वाला जो एक ट्रेंड था, क्या ये आगे जाके रिपीट होगा, या वो वोटर जो है वो दूसरी पार्टीज की तरफ डाइवर्ट होगा? मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ तो जरा नज़ीर लगारी साहब से जाने। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हो। नज़ीर लगारी साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आपका भी मानना ये है या आपका तज्जिया है कि अगर पीटीआई को आप मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी लगा देते हैं, और क्या ऐसा होने जा रहा है, अगर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो जेल भी चले जाते हैं और नायल भी हो जाता है, तो क्या पीटीआई मुकम्मल तौर पे इंतखाबात से बाहर होगी? मेरा ख्याल है कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा, और पीटीआई को पॉलिटिकल अमल में शामिल रहने का मौका मिलना चाहिए। पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि पीटीआई की हालत जो है, अच्छा ये अचानक मौजूदा नहीं हुआ है कि जनाब ये पॉपुलर हुए, एक नैरेटिव बनाया गया और नैरेटिव बनाने का मौका दिया गया। ये दो तीन चीजें हैं जिनको मैं करता हूँ। 2021 में ये पोजीशन थी कि पीटीआई हर सीट पर हार रही थी, हारे चले जा रही थी, लोग बेजार आ चुके थे। उसके बाद 2022 में एक मौका आया उनके हाथ में, और उन्होंने उस मौके पर एक नैरेटिव बनाया। आप खान साहब से पूछें, उनसे जो कासिम के अब्बा हैं उनसे पूछें कि भाई डोनाल्ड लूर कौन है, उनको याद ही नहीं होगा कि डोनाल्ड लूर कौन है, जिसका नाम ले लेकर उन्होंने एक बयानिया बनाया। बयानिया बनाने के बाद अच्छा उन्होंने कहा जी साजिश हो गई है, साजिश हो गई है, साजिश हो गई। और जो सफाई देने वाले थे उन्होंने कहा नहीं साजिश नहीं हुई है, मुदाखलत हुई है। वो भी एक और खिलौना उनके हाथ में दे दिया गया, इससे और पॉपुलरिटी हुई है। अच्छा वो जो ये सब काम कर रहा था, वो फिर ग्रेजुअली उनके साथ से हटता ही चला गया,
और ये अपनी अपनी पॉपुलरिटी बनाते चले गए। लेकिन ये जो जज्बाती वो होती है, जो फॉलोइंग होती है, वो जज्बाती इसी तरह होती है, पानी के बुलबुले की तरह होती है। ये वो देर पार रहने वाली नहीं है, ये इस तरह की नहीं है पॉपुलरिटी जो बड़ी, ये वो वाली प्रॉपर्टी है जो कहती है को वो गर्मी बहुत है, इंकलाब कैसे आएगा, मेरा भाई तो बिल्कुल वो हो गया है। तो इस तरह की जो है पॉपुलरिटी ये देर पार नहीं होती है। मिडिल क्लास की लॉयल्टी देर पार नहीं होती है, वो अपनी लॉयल्टी बदलने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। इनकी जो फॉलोइंग है वो मिडिल क्लास है, जो स्मार्टफोन को इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती है, जो माँ बाप से छीन कर भी पैसे ले जाते हैं और फिर भी अपना करते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, और तो आप ये कह रहे हैं कि आज पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट नहीं है, ये इंटैक्ट नहीं रहेगा आने वाले दिनों में? मेरा यही ख्याल है कि नहीं रहेगा इंटैक्ट, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल बेअसर हो जाएगा, असर रहेगा और वो सीटें भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी सीटें रहेंगी जो कि वो कहें कि जनाब हम मुल्क में सब कुछ वो कर देंगे, उलट पुलट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, तो फिर इनका जो वोटर है वो किस पार्टी की तरफ जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कोई चांस बनेगा फिर ऐसी सूरत में? नहीं, जिस तरह से रजा रूमी साहब कहते हैं कि लोगों के वोट देने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने जराए होते हैं और वो अपने अपने असरात भी इस्तेमाल करते हैं। जो जज्बाती यूथ एक उभरी थी वो होगी, अपना उसको सिंथेसाइज किया जाएगा, उनके अपने लोग ही करेंगे और वो जज्बातियत जो है वो बड़ी हद तक निकल जाएगी। उसके बाद जो है लोग अपने अपने लॉयल्टीज का मसला जो होता है वो भी मुस्तकिल नहीं रखते हैं और असल बात यह कि असल मसले पर तो कोई बात ही नहीं करता है। इस मुल्क में गुर्बत है, अफलास है, नादारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और सारे के सारे जो भी आते हैं, चाहे वो पीटीआई आए, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जो भी जमात आए, वो आकर इसमें और ज्यादा इजाफा कर देते हैं, कोई भी आ जाए। लेकिन मसला ये कि असल मसाइल पर बात ही कोई नहीं करता है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। जनरल साहब, अब आप जरा मुझे बताएगा कि अगर आपका मानना है इंटैक्ट है, वो कह रहे हैं एक हद तक इंटैक्ट है, कोई कह रहे हैं इंटैक्ट नहीं है, बट एनीवेज अगर ये इंटैक्ट है भी तो, और अगर आगे मुस्तकबिल में पीटीआई को इलेक्शन में वो स्पेस नहीं मिलती, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो फिर ये वोटर किधर जाएगा? आया कि ये घर बैठ जाएगा या दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा, या वो जो कराची की मैंने एग्जांपल दी थी कि आज भी वो वोटर घर बैठ गया है? जी, मेरा ख्याल है कि जो दोनों भाइयों ने पॉलिटिकल एनालिसिस किया वो ठीक किया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब जो मेरे जहन में है वो ये है कि जब दो साइडें अगर हों तो या दोनों बाहर हों उनके लीडर या दोनों अंदर हों उनके लीडर, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद है एक पार्टी के लिए। लेकिन एक और फैक्टर है जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ कि जिन लोगों ने बैलेंस करना है सारे मामले को, जो लोग और आगे कभी सोचते हैं, वो अगर उनका एक हाथ खाली हो गया और दूसरा हाथ भरा हुआ तो वो जो भरे हुए हाथ वाले लोग हैं उस हाथ को काट खाएंगे। ये मेरी बात अगर आपकी समझ में आती है, लगारी साहब की समझ में आती है, तो समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। लिहाजा वो दूसरे हाथ को खाली नहीं रखेंगे। तो ऐसा होगा कि बिल्कुल हुकूमत तो वही आएगी जो चाह रहे हैं, जो नज़र आ रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किसी न किसी शक्ल में होगी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगी कि उसका डरावा दिया जा सके राइट हैंड वालों को। वरना ये राइट हैंड वालों का जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये उसी हाथ को काटते हैं जो हाथ इनकी परवरिश करता है। जी ओके, आपने बहुत अहम बात की है और बड़ी गहरी बात की है। तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर नो नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं होगा कि मुकम्मल स्पेस उनके पैरों से या उनकी पैरों तले खींच ली जाए, मतलब उनको इतना रखा जाएगा कि वो सांस लेते रहें। जी, मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर रिजल्ट वो होगा जो मैं कह रहा हूँ, फिर घुड़सवारी ख़त्म हो जाएगी और बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। लिहाजा घोड़े पे सवार रहने के लिए क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? अगर हम ये पहले से तय कर रहे हैं कि इसका शेयर ये होगा, इसका शेयर ये हो सकता है, इसका शेयर ये हो सकता है, तो फिर क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहलाएंगे और इसके नताइज काबिल तस्लीम होंगे? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो यहाँ होते नहीं है, ना पहले हुए हैं, सिवाय एक आध इलेक्शन की बात है, ना आइंदा होने का इम्कान है। आप ये कह सकती हैं कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। यानी जब हम एक्सेप्टेबल लिमिट्स की बात करते हैं तो कुछ इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं जिनको वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, कुछ इंटरनल एंटिटीज़ हैं जिनको वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए।
तो मेरा अपना ख्याल है कि फ्री एंड फेयर कतई नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वो बात की है जो की है। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ किसकी हुकूमत आएगी, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं लगता कि प्रेडिक्शन आज दी जाए, लोग नाराज हो जाएंगे। मैं आपको फोन करती हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। दो बातें पक्की हैं, इसमें कोई इबाम नहीं है कि एक पार्टी चाहेगी नून कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, इसीलिए वो 60 दिन के बजाय 90 दिन के लिए जाएंगे। दूसरी पार्टी जाएगी पीपल्स पार्टी के जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, उनका एक एक दिन बहुत कीमती है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको नुकसान होगा अगर वो हुकूमत से दूर होंगे। लिहाजा ये एक रस्साकशी और खींचातानी होगी, लेकिन फैसला शायद किसी और के कहने पे होगा। जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत इम्पोर्टेंट और आपने बात करी है, समझदारों के लिए इसमें निशानियां हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब और नसीर लगारी साहब। प्रोग्राम से दीजिए नातिब मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।